तो हेलो एवरीवन, माय नेम है हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम अकाउंट्स का जो हमारा ट्वेल्थ का ऑलरेडी स्टैंडर्ड चल रहा था, तो उसी में हम आगे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, राइट। तो आगे मूव फॉरवर्ड का मतलब ये है कि अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक के जो टॉपिक्स थे वो आपके बेसिक्स में ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक, राइट। क्या क्या कैलकुलेशन होती है, कौन कौन से मेथड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा कंप्लीट होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, राइट। along with concept, along with question, along with practice and everything, right? So we'll move forward to our screen, right, to discuss further regarding the same. Okay. Okay. So the topic is here is interest in drawing, right? आपको ऑलरेडी पता है, यू आर ऑलरेडी अवेयर कि भाई ड्राइंग बोलते किसे हैं, राइट। ड्राइंग आपको पता है कि ड्राइंग बोलते किसे हैं। ड्राइंग का मतलब सिंपल सा वो अमाउंट, वो पर्सनल अमाउंट जो पार्टनर्स अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाल रहा है, अपनी कैपिटल में से, प्रॉफिट में से, किसी से भी, राइट। तो ड्राइंग इज बेसिकली नथिंग बट द पर्सनल, जो भी उसके खर्चे हैं उसको पूरा करने के लिए वो जो फर्म से पैसा निकाल रहा है, दैट इज ड्राइंग। तो फर्म कहती है, फर्म कहती है भाई साहब अगर आप पैसा निकाल रहे हो, ठीक है, अपने पर्सनल पर्पज के लिए ड्राइंग निकाल रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है मैं आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करूंगी। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब चार्ज करेगी फर्म? जब डीड में मेंशन हो, ठीक है ना। अगर मान लो डीड साइलेंट है इसके रिगार्डिंग, तो क्या करेगी? तो क्या मेंशन, तो क्या चार्ज कर सकती है फर्म? नो। तो चार्ज नहीं कर सकती, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट इस केस में कहता है कि भाई जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं नहीं दे रहा हूं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मैं नहीं चार्ज करूंगा। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डीड में अगर मेंशन है तो ऑब्वियसली आपको ये ड्राइंग जो है देना पड़ेगा। तो ये हमें समझ आया कि ड्राइंग का जब कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइंग, तो ड्राइंग कब मिलती है और कब नहीं मिलती। सिंपल सी बात है, डीड में अगर मेंशन है तो आपको मिलेगी, राइट, मतलब आपसे ली जाएगी। और अगर डीड में मेंशन नहीं है तो इसका कोई प्रोविजन कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक्ट से अलाउ नहीं करता है, राइट। ये तो हमें समझ आ गया बेसिक आइडिया कि ड्राइंग होती क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों चार्ज कर रहे हैं, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैथडोलॉजी, राइट। किस किस तरीके से ड्राइंग होती है, किस किस तरह से केसेस फॉर्म होते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरीके से हमें उन्हें रिजॉल्व करना होता है, राइट। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। देखो, जब ड्राइंग कर रहा है कोई भी पार्टनर, राइट, मान लो ड्राइंग करी उसने, ठीक है। अब ड्राइंग में देखो, इसमें तीन चार पांच केसेस आपके बनेंगे, चार केसेस मेजरली बनते हैं। तो मैं एक एक करके सारे डिस्कस कर लूंगा आपके, ठीक है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से चीजें जो है प्रोसीड हो रही है, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाओ फटाफट। तो सबसे पहले आपके तीन केस, ठीक है, तीन चार केस हैं इन टोटल। तो पहला केस क्या होता है, देखो सिंपल सा डिस्कस करेंगे केसेस को। पहला केस आपका ये कहता है कि भाई आप ना क्या कर रहे हो, इवनली विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। इवनली विड्रॉ कर रहे हो। इवनली विड्रॉ आपका हो रहा है मंथली बेसिस पे, ठीक है। इवनली विड्रॉ हो रहा है कैसे? मंथली बेसिस पे, ठीक है। इवनली विड्रॉ हो रहा है मंथली बेसिस पे। तो इसमें आपके जो मंथली बेसिस वाला है, तीन केसेस बन जाते हैं इसी के भीतर। ये क्या कहता है, ये सिंपल सी बात कहता है भाई अगर आप इवनली विड्रॉ कर रहे हो हर एक मंथली बेसिस पे, आपको पता है कि भाई मेरे को इतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार मेरे को हाई मनी रिक्वायरमेंट होगी, और उसके अकॉर्डिंग मैं डीड में ऑलरेडी मेंशन है कि ये अमाउंट मैं विड्रॉ करूंगा मंथली बेसिस पे। अब मंथली बेसिस पे भी आपके पास ऑप्शन होते हैं कि भाई मंथली बेसिस पे या तो आप बिगनिंग में निकाल सकते हो वो अमाउंट, ठीक है, मंथ स्टार्ट होते ही आपने निकाल लिया। या आप मिड में निकाल सकते हो मंथ के, ठीक है, यानी 15th ऑफ द मंथ, राइट, ये फर्स्ट ऑफ द मंथ। या फिर आप एंड ऑफ द मंथ निकाल रहे हो, ठीक है, यानी 30 और 31st ऑफ द मंथ, राइट। ये तीन सिनेरियो आपको दिखेंगे अगर आप इवनली विड्रॉ कर रहे हो मंथली बेसिस पे। तो ये तीन केसेस आपको मिलेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें प्रॉब्लम ये देखने को आई कि भाई अगर मान लो आप अमाउंट निकाल रहे हो 5,000, ठीक है, पर मंथ। तो पर मंथ अगर आप निकाल रहे हो, बिगिनिंग में निकाल रहे हो, ठीक है, या फिर आप मिड में निकाल रहे हो, या फिर आप एंड में निकाल रहे हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तीनों केसेस यहाँ पे बन गए, ठीक है। अब मेरे को यहाँ प्रॉब्लम यही आई कि भाई अगर आप बिगनिंग में निकाल रहे हो, मिड में निकाल रहे हो, एंड में निकाल रहे हो, तो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में निकाल रहा हूँ जो उसकी कैलकुलेशन है, उसमें बहुत मतलब आप ये समझ लो बहुत ही डिस्टिंक्ट डिफरेंस आ रहा था, राइट। वो कैलकुलेट नहीं हो पा रहे थे, तो इन्होंने एक मैथडोलॉजी निकाली इसके लिए, ठीक है। इन्होंने मैथडोलॉजी क्या की, अगर आपका अमाउंट इवन है, यू आर ड्राइंग इवनली अमाउंट एवरी मंथ बेसिस पे, आप इवनली निकाल रहे हो, राइट। मिड में निकालो, चाहे आप बिगनिंग में निकालो, चाहे आप एंड में निकालो, लेकिन अमाउंट इवन रहता है आपका। अगर अमाउंट 5,000 पहले मंथ में निकाला है तो लास्ट मंथ में भी आपका फॉलोड बाय दैट लास्ट मंथ में भी 5,000 ही निकल रहा है। तो उस केस में इन्होंने एक मेथड दिया
कि आपको उस केस में क्या करना है, आपको हर एक मंथ का, ऐसा नहीं होगा। देखो प्रॉब्लम क्या आ रही थी यहाँ पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ए है, ये कहता है भाई मैं 5,000 निकालूंगा हर महीने, ठीक है, और मंथ के बिगिनिंग में मैं ये अमाउंट निकालूंगा। अब आप देखो ध्यान से, 5,000 अगर ये मंथ के बिगिनिंग में निकाल लेगा, मान लो अप्रैल शुरू हो रहा है, ठीक है, अप्रैल के बिगिनिंग में इसने 5,000 रुपये निकाल लिए, तो इस 5,000 पे जब आप इंटरेस्ट निकालने जाओगे, ठीक है, मान लो 10% इसका इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट कितने का निकलेगा, पूरे 12 महीने का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब अगले महीने ये 5,000 निकालेगा फॉर एग्जाम्पल, तो जब इस पे निकालने जाओगे आप, ये जो निकलेगा 10%, कितने महीने के लिए, जो बचे हुए 11 महीने हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो गई है, राइट। इससे क्या हुआ, आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो गई है, राइट। तो अब इस केस में इन्होंने बोला कि भाई अगर आपका अमाउंट इवन है, आपको पता है हर महीने आपको इतना ही अमाउंट निकालना है, तो आप क्या करो, आप ये ऐसे अलग अलग 12 महीने का ना निकाल के आप एक एवरेज निकाल लो, राइट। आप एक एवरेज बेसिस पे निकाल लो। इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा भाई एवरेज मंथ के बेसिस पे उतने मंथ की जो भी आपकी ड्राइंग आ रही है, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, उसको कैलकुलेट कर लो। एवरेज कैलकुलेट कैसे होगा, एक टाइमलाइन आई, देखो ये टाइमलाइन जब आपकी बन रही है, ये आ गया आपका 1 अप्रैल, ठीक है, ये आ गया आपका 31 मार्च, ठीक है जी, और बीच में जो भी आपके सारे सारे हैं, जितने भी मंथ है वो सारे आ गए, ठीक है। 12 महीने जो भी है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च तक आ गया, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला कि भाई आप क्या करो, आप ये मत करो कि हर एक महीने का अलग अलग निकाल रहे हो, ठीक है। अगर आपका मान लो इसमें अमाउंट सेम है, तो हम आपको एक फॉर्मूला देते हैं, आप क्या करो, उसको एवरेज बेसिस पे निकाल दो, वो आपका कंसिडर करा जाएगा एज अ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, राइट। तो इन्होंने क्या कहा भाई, पहला जो भी आपकी पहली विड्रॉल है, राइट, जो भी फर्स्ट ड्राइंग है आपकी, फर्स्ट ड्राइंग है, ठीक है, उसके बाद देख लो कितने महीने रिमेनिंग है, प्लस जो लास्ट ड्राइंग है उसके बाद देख लो कितने महीने रिमेनिंग है, रिमेनिंग मंथ देखने हैं आपको, उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आपका एवरेज मंथ निकल जाएगा। और इसी एवरेज मंथ का आपको ड्राइंग जो है वहां पे निकालना है। मतलब जब आप ड्राइंग कैलकुलेट करोगे, फॉर एग्जांपल 5,000 एवरी मंथ निकाल रहा है अगर वो, तो 5,000 एवरी मंथ का मतलब क्या हुआ, 12 महीने में 60,000 रुपये निकल रहे हैं, ठीक है। अब ये 60,000 रुपये का जब आप इंटरेस्ट निकालोगे, मान लो 10% आपने निकाला, तो ये कितना हो गया, ये पूरे साल का निकला है कितना, 6,000। लेकिन हमें पूरे साल का नहीं है, हमें एवरेज मंथ का चाहिए। तो वट एवर द एवरेज मंथ जो आपके यहाँ पे आ रहे हैं, उसको डिवाइड जब आप करोगे 12 से, तो एक मंथ का निकल जाएगा, और इनटू बाय एवरेज करोगे तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे तीनों केसेस पे बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बताया एवरेज कैसे निकालोगे, बिगिनिंग के बाद जितने भी मंथ बच गए, प्लस एंड के बाद जितने भी मंथ बच गए उसको डिवाइड करो 2 से। अब ये केस करते हैं बिगिनिंग के केस में, मान लो बिगिनिंग में आप निकाल रहे हो महीने के शुरुआत में, तो अप्रैल की जैसे मैंने टाइमलाइन बनाई यहाँ पे, अगर मैं यही निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो अभी तो पूरे के पूरे 12 महीने मेरे पास बचे हुए हैं, तो मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है बिगिनिंग के बाद निकालने के बाद, 12, प्लस अगर मैं एंड में निकालता हूँ, एंड का जो भी मंथ आता है, मान लो मार्च का मंथ है, तो एंड में कब निकाल रहा हूँ मैं, 1 मार्च को, राइट। बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहा हूँ तो 1 मार्च को निकाल रहा हूँ, जो लास्ट होगी इस ईयर की। तो इसके बाद कितना टाइम बच रहा है, एक महीना, राइट। तो यहाँ पे आप करोगे 1, जब आप इसे डिवाइड करोगे 2 से, दैट इज 13/2 इज 6.5 मंथ्स। यानी अब आपका जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 6.5 मंथ्स का निकलेगा। जो ये 6,000 पूरे साल का निकला था, ये 6.5 मंथ्स का आपको निकालना है। तो इसके लिए करोगे क्या, ये 6,000 12 महीने का है, तो पहले 12 से डिवाइड करके 1 मंथ का निकल जाएगा, फिर जब 6.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.5 जो भी आपका एवरेज आ रहा है उतने मंथ का ही कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपका बिगिनिंग के केस में हो गया। हर केस में ऐसा ही होगा, बिगिनिंग हो, मिड हो या एंड हो, हर केस में आपका ऐसा ही होगा, ठीक है। जितने भी आप केस बना लो, हर केस में आपका इस तरीके से ही कैलकुलेशन होगी, डिडक्ट करा जाएगा। अब ध्यान से सुनना क्या होगा, देखो, जब आप इसी को मिड में करते हो, ठीक है, जब आप इसके लिए मिड में ये चीज करते हो, ठीक है, तो मिड में जब आप करोगे तो क्या होगा, मिड में मुझे बताओ जो टाइमलाइन है वो कैसे होगी। महीने की 15 तारीख को आप निकाल रहे हो, तो पहला जो अप्रैल है, आप 15 अप्रैल को अगर निकाल रहे हो, तो कितने मंथ्स रिमेनिंग बच गए, पूरे 12 महीने से आधा महीना हट गया, 1 से 15 का जो अप्रैल है, यानी 11.5 मंथ्स आपके बचे। प्लस एंड में जब आप निकाल रहे हो, एंड के मंथ में यानी मार्च में जब निकाल रहे हो, तो मार्च में कब निकालोगे, 15 मार्च को, तो उस टाइम भी आपका आधा महीना बच रहा है। अब इसको जब आप डिवाइड करके निकालोगे तो 12/2 इज 6 मंथ। तो इस केस में जो मिड का केस है, इस केस में आपका 6 मंथ का एवरेज कैलकुलेट होगा। थर्ड, अब जब एंड में आते हो आप, राइट, तो एंड में क्या होगा, एंड में सिंपल है, एंड में मुझे बताओ कि कितने मंथ्स बचे हैं, राइट। जैसे मान लो इसने पर्टिकुलर अगर हम बात करें एंड ऑफ द मंथ निकाल रहा है, तो 11, राइट, क्योंकि
अप्रैल 30th को ये निकाल रहा है, ठीक है, और एंड ऑफ द लास्ट मंथ भी निकाल रहा है तो 31st मार्च को, तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। तो 11/2 जब आप इसे करोगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 मंथ्स, राइट। तो तीनों अगर आप देखोगे, तीनों को क्लब करके, तो एक में आपका 6.5 महीने का एवरेज आ रहा है, एक में 6 महीने का, और एक में 5.5 महीने का, राइट। अब इसके बेसिस पे, अब ये आपको समझ आ गया कि भाई ये हमने किया है किसका, ये हमने पर्टिकुलरली किया मंथली बेसिस पे, ठीक है। अब यही केस आपका, अगर हम थोड़ा आगे बढ़े, राइट, यही केस मान लो इवनली अमाउंट आ रहा है, ठीक है, सेम है, इवनली अमाउंट है, बट इस बार मंथली की जगह ना आपका क्वार्टरली है, ठीक है। मंथली की जगह क्या है, क्वार्टरली। सेम है, सेम अमाउंट निकाल रहे हो, सब कुछ सेम है। तो आपको क्वार्टरली की जब हम बात करें, जैसे यहाँ टाइमलाइन बनाओ कि 1 अप्रैल की बात हो रही है, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 आप मार्च तक चल रहे हो, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर आपका यानी 3 महीने का क्वार्टर है, तो 30 जून को आपका ओवर होगा, ठीक है। फिर जून से, मतलब जुलाई से आपका सितंबर तक दूसरा क्वार्टर चलेगा, ठीक है। फिर आपका अक्टूबर से दिसंबर तक आपका तीसरा क्वार्टर चलेगा, और जैन से मार्च तक आपका जो चौथा क्वार्टर है वो चलेगा। तो 3 3 मंथ के क्वार्टर हो गए, अप्रैल मई जून हो गया, जून जुलाई अगस्त हो गया, ठीक है, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, सितंबर अक्टूबर, मतलब अप्रैल मई जून इज द फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। यहाँ पे लिख लो आप कि 30 जून तक पहला क्वार्टर हो गया ये, ठीक है। फिर जुलाई अगस्त सितंबर ये हो गया जुलाई से, ठीक है। ये आपका 3 क्वार्टर, 3 मंथ्स हो गए और सेकंड क्वार्टर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अक्टूबर नवंबर और दिसंबर ये आपका थर्ड क्वार्टर हो गया, और आपके 3 मंथ्स हो गए, ठीक है जी। और लास्ट आपका जैन से लेके मार्च तक चला गया, ये आपके 3 महीने और फोर्थ क्वार्टर हो गया। समझ में आ रही बात। अब ये कहता है कि भाई क्वार्टरली आप इक्वल अमाउंट निकाल रहे हो, इसमें भी ऐसे केसेस बन रहे हैं कि आप बिगिनिंग में निकाल रहे हो, आप मिड में निकाल रहे हो, या फिर आप एंड में निकाल रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसमें भी सेम केस चलेगा एवरेज वाला, कि भाई बिगिनिंग के बाद, फॉर एग्जांपल आप बिगिनिंग के बाद, बिगिनिंग में अगर निकाल रहे हो, यहाँ 1 अप्रैल पे निकाल रहे हो, तो मुझे बताओ कितने महीने अभी बचे हुए हैं, पूरे 12 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। और लास्ट वाला जब क्वार्टर पे आप निकाल रहे हो, यानी जैन टू मार्च वाला जो क्वार्टर है, अगर इसमें आप निकालोगे जैन के बिगिनिंग में, तो भी कितने महीने बचे हुए हैं, 3 महीने बचे हुए हैं, ठीक है जी। तो जब आप इसको एवरेज करोगे तो आपका 15/2 करके 7.5 दिख रहा है, तो इतने मंथ्स का आप उस टाइम निकालोगे, ठीक है। मिड की जब आप बात करते हो, मिड का मतलब क्या हुआ, अप्रैल का पूरा महीना गया, मई जो आ रहा है उसके 15 मई में आपने ये निकाला, ठीक है। 15 मई में अगर आप निकालोगे तो 1.5 महीना चला गया, तो बचे हुए कितने महीने हैं, 10.5 महीने, ठीक है जी। और लास्ट में जब आओगे अब जैन और मार्च वाला जो क्वार्टर है, तो यहाँ पे फेब के मिड में जब आप आओगे निकालने, क्वार्टर के मिड की बात हो रही है, क्वार्टर के मिड पे जब आप निकालने आओगे तो कितना बचा, फेब का आधा महीना और अपना जो मार्च का है पूरा महीना, तो 1.5 महीना ये बच गया। इसको जब आप एवरेज करोगे, 12/2 इज 6 मंथ। आप नोटिस करना कि यहाँ पे मिड है तब भी 6 मंथ है, मंथली बेसिस पे मिड है तब भी आपका 6 मंथ ही आ रहा था, ठीक है। एंड क्वार्टरली पे आ जाता है। अब क्वार्टरली एंड का मतलब यहाँ 30 जून पे निकाल रहा है तू पैसा, ठीक है। 30 जून के बाद 3 महीने तो चले गए, बचे कितने, 9 महीने। और लास्ट में जब तो 31 मार्च को निकालेगा तो कितने महीने बचे, 0। तो जब इसको आप एवरेज करोगे 9/2, तो ये कितना आएगा, 4.5 मंथ्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये आपका इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। तो दो केसेस अभी तक हमने देखे, मैं थोड़ा सा सिनॉप्सिस कर देता हूँ। मंथली बेसिस पे कर रहे हो या क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे हो, अमाउंट आपका इवन है, राइट। अमाउंट इवन का मतलब क्या हुआ, अमाउंट इवन का मतलब ये अमाउंट आप सेम निकाल रहे हो, चाहे मंथली की बिगनिंग में, क्वार्टर की बिगनिंग में, या फिर क्वार्टर के एंड में, या मंथली के एंड में, राइट, या मिड में भी एक केस आपका मिड का भी बनता है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, दोनों ही केसेस पे एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो पहला केस क्या आता है, पहला केस ये कहता है कि ए ने विड्रॉ करे 10,000 रुपये पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट दे रखा है वो 10% है, ठीक है। और केस 1 है बिगनिंग में निकाल रहा है, केस 2 है मिड में निकाल रहा है, और केस 3 है एंड में निकाल रहा है, ठीक है जी। सबसे पहले तो टोटल ड्राइंग का अमाउंट निकालो कि टोटल ड्राइंग का अमाउंट कितना है। तो 10,000 रुपये निकाल रहा है ये, 10,000 रुपये इंटू 12, ठीक है, कितना हो गया, 1,20,000। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है, 1,20,000 हो गया। और 10% का इस पे इंटरेस्ट चल रहा है। अगर मैं इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे साल का निकाल दूंगा तो 12,000 इंटरेस्ट निकल जाएगा। जब आप इसको 10% से करोगे तो 12,000 आपका इंटरेस्ट हो गया, ये तो पूरे साल का है। बट हम पूरे साल का कंसिडर नहीं करेंगे, जो हमारा एवरेज टाइम पीरियड है हम उसका कंसिडर करेंगे। तो 3 केस बने हैं इसमें भी। 3 केस में क्या कहता है, 3 केस में कहता है जी, पहला बताओ बिगनिंग का कितना निकलेगा, ठीक है। फिर बताओ मिड का कितना है, और फिर बताओ एंड का कितना है, ठीक है। एंड में अगर निकाल रहा है तो कितना है। तो बिगनिंग में हमारा मंथ आया था 6.5 महीने, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे, 12,000 जो पूरे साल का आया है, इसको 6.5 महीने का आपको बनाना है, राइट, बिगनिंग के लिए।
तो कितना हो गया? ये अराउंड, इसको आप कट करोगे तो 1000, और ये आपका 6.5, तो 6500। ठीक है जी। ऐसे ही इसको मिड में 6 मंथ था वहां पे टाइम पीरियड, तो ये 6000 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें लास्ट में, आपका वहाँ 5.5 आ रहा था मंथ्स, तो इसको हम 5500 करेंगे। ठीक है। तो ये आपकी कैलकुलेशन है। तीनों केसेस में हमने कर लिया, चाहे वो मिड हो, चाहे वो आपका एंड हो, या फिर वो बिगनिंग हो, राइट? कुछ नहीं था इसमें। जस्ट एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, देन यू आर एबल टू मेक इट हैपन, राइट? दूसरा के क्वेश्चन क्या कहता है, भाई 30,000 रुपये निकाल रखा है, ठीक है, ईच क्वार्टर में, हर एक क्वार्टर में 30,000 निकाले हैं, 10% का सेम इंटरेस्ट है। वही है बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिड ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर। अब देखो 30,000 क्वार्टर में निकाल रहा है, ठीक है। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। यानी ये भी कितने निकाल रहा है? 1,20,000। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? अप्रैल से जून हो गया एक, जुलाई से सितंबर हो गया आपका दूसरा, अक्टूबर से दिसंबर हो गया तीसरा, और जैन से मार्च हो गया चौथा। ये 4 क्वार्टर हो गया आपके, ठीक है जी। अब 1,20,000 रुपये टोटल है। अगर मैं इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल दूंगा 1,20,000 रुपये, तो वो निकलेगा 10% के हिसाब से कितना? 12,000। तो ये तो हो गया पूरे साल का, बट ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अभी इसमें पीरियड का कॉन्सेप्ट लगाना है, राइट? जो आपका एवरेज पीरियड है उसका कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अभी आते हैं आगे। अब यहाँ पे भी वही 3 केस बताए हैं कि भाई बिगिनिंग का निकाल दो, जैसा वहां बताया था, मिड का निकाल दो, और एंड का निकाल दो। तो बिगिनिंग में आपको याद होगा कि हमने जब वहां पे एवरेज निकाला था, कितना निकाला था? ध्यान से सुनना। पहले क्वार्टर के बाद कितना टाइम बच रहा है? 12 महीने। और लास्ट में जब जो जैन टू मार्च वाला क्वार्टर है उसमें 3 बच रहा था, तो कितना हो गया? 7.5। तो इसको जब आप 7.5 मंथ्स का निकालोगे तो कितना निकल जाएगा? 10% ये ऑलरेडी आ गया, तो 7.5 का जब आप मंथ का निकालोगे, एवरेज हर महीने का 1,000 रुपये, 7.5 का 7,500। ठीक है। जब आप मिड की करते हैं, मिड में इसमें भी 6 महीने का ही टाइम आता है, तो 6,000 मिड का सेम निकल जाएगा। जब हम यही चीज एंड की करेंगे, तो आपको याद होगा यहाँ पे जो एंड का टाइम आ रहा था 4.5 मंथ्स आ रहा था। कैसे आ रहा था? 9 बज गए, और लास्ट के क्वार्टर में निकाल रहा है तो 0, तो ये 4.5। तो जब आप इसको निकालोगे तो ये 4,500 बन के आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये फिलॉसफी है। अब दो चीज हमने करी है। पहला केस हमने ये करा था कि भाई अगर हर मंथली निकाल रहा है तो क्या होगा। दूसरा केस हमने करा हर क्वार्टर निकाल रहा है तो क्या होगा। ठीक है। दोनों केसेस हमने कर लिए हैं। लेकिन अब एक केस हमारे पास ये आता है, ये तो थे अभी तक के इवनली अमाउंट, राइट? हर हर बार आप जो अमाउंट निकाल रहे हो इवन निकाल रहे हो। इवन का मतलब क्या हुआ? कि एक ही अमाउंट है आपका, पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट है कि भाई यही अमाउंट मेरा निकलेगा हर बार, मेरा ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो निकलेगा, राइट? अब बात करते हैं कि यहाँ पे देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाए तो। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका? थर्ड कॉन्सेप्ट ये कहता है, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हो गया मंथली वाला, सेकंड हो गया क्वार्टरली वाला। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो समझो। थर्ड ये कहता है भाई अब मैं ड्राइंग तो निकाल रहा हूं, ठीक है, और मैं इंटरवल पे भी निकाल रहा हूं, मतलब 4 या 5 बार या 6 बार साल में मैं ड्राइंग निकाल रहा हूं। लेकिन इस बार क्या है ना, इस बार मेरा फिक्स नहीं है अमाउंट, ठीक है। अमाउंट भी फिक्स नहीं है, और मेरा टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं है मैं कब निकालूंगा, ठीक है। ना अमाउंट फिक्स है, और ना टाइम फिक्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरे को जब जरूरत है मैं तब निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं पहले से नहीं बता रहा कि भाई मंथ मंथ के एंड में, मंथ के स्टार्टिंग में, मंथ के मिड में, या क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर के मिड में, या क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकाल रहा हूँ, नहीं। अब मेरे को जब रिक्वायरमेंट है मैं तब निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब बता दो कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो ध्यान रहे, एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ए है, इसने पहला फंड अपना अप्रैल में निकाल लिया, 1 तारीख को, ठीक है। दूसरा फंड इसने मान लो अगस्त में निकाल लिया, 31 तारीख को, ठीक है। तीसरा फंड इसने पर्टिकुलर दिसंबर में निकाल लिया, 31 तारीख को, ठीक है। चौथा फंड इसने मान लो इसने पर्टिकुलरली अगर हम बात कहें तो फैब में निकाल लिया, ठीक है, 1 फैब को। तो इस तरीके से अलग अलग डेट पे, और अमाउंट भी अलग अलग है। मान लो यहाँ पे इसने 10,000 निकाल लिया था, यहाँ पे 2,000 निकाला, यहाँ पे 1,000 निकाला, और यहाँ पे 5,000 निकाला, तो अमाउंट भी अलग अलग है, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन में क्या दिक्कत आती है, अब मैं बताता हूँ आपको, जो मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा था। अब आप क्या करोगे यहाँ पे? अब जैसे आपका ये पर्टिकुलर बनता है, इसके लिए ना एक मेथड होता है विच वी कॉल प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड। बट प्रोडक्ट मेथड पे जाने से पहले मैं आपको पहले इसका बेसिक फंडा समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या यहाँ पे दिक्कत आएगी जब आप इसको करोगे? तो मान लो पर्टिकुलर आप कर रहे हो, आपने यहाँ लिखा अमाउंट, यहाँ पे लिखा मंथ, और अकॉर्डिंगली यहाँ आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड की जरूरत क्यों पड़ी वो बता रहा हूँ मैं आपको। मान लो 1 अप्रैल को इसने निकाला कुछ अमाउंट 10,000 का, ठीक है। अभी 1 अप्रैल को निकाला तो पूरे 12 महीने बचे हुए हैं, तो इट्स पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा,
यानी ये जो 10,000 का अमाउंट है, इस पे जो मान लो 10% की दर से जो इंटरेस्ट आ रहा है, इस पे जो कैलकुलेट होगा वो पूरे 12 महीने का कैलकुलेट होगा। ठीक है, आपने निकाल के यहाँ लिख लिया। ऐसे ही इसने क्या करा, दूसरा अमाउंट कब निकाल रहा था ये, दूसरा अमाउंट मान लो 31 अगस्त को निकाल लिया इसने। अगस्त 31, ठीक है। 31 अगस्त को निकाला, कुछ भी अमाउंट निकाल लिया XYZ, ठीक है। 31 अगस्त से अगर आप कैलकुलेट करोगे सितंबर, आपके 7 मंथ्स आ रहे हैं, ठीक है। तो 7 मंथ्स वहां तक आ रहे हैं। अब जब यहाँ पे जो भी अमाउंट इसका होगा पर्टिकुलरली, मान लो कोई भी अमाउंट है, कितना था यहाँ पे, 2,000, 1,000 और 5,000, ठीक है। मान लो 2,000 रुपये इसने निकाला, और इस पे जब आप कैलकुलेट कर रहे हो इंटरेस्ट 10% के हिसाब से, तो कितने महीने का निकलेगा, ओनली 7 मंथ्स का, ठीक है। जो 7 मंथ रिमेनिंग है, राइट। तीसरा इसने निकाला था समवेयर इन 31 दिसंबर को, ठीक है। और वो निकाला था, आई थिंक 2,000 निकाला था, 1,000, ठीक है। 1,000 अमाउंट निकाला था 1K। और दिसंबर से टाइम कितना बच गया, 3 महीने। तो जब आप 1K पे इंटरेस्ट निकालोगे 10%, और ये निकालोगे 3 महीने के लिए, तो जो भी आया यहाँ पे आपने इंटरेस्ट लिख दिया। ऐसे इसने फैब में निकाला है, 1 फैब में, ठीक है। तो 1 फैब में जो भी 2,000 रुपये अमाउंट निकाला है, इसका 2 महीने का आ रहा है आपका यहाँ पे। तो जब 2,000 रुपये आप निकालोगे तो बचा 2 महीने का, ठीक है। तो आपका ये तरीका हो गया, तो इस तरीके से आप निकालते हो नॉर्मली, ठीक है। मतलब 2 महीने का आप निकालोगे जो, अब इसको टोटल जब आप कर लोगे ना यहाँ पे, ये आपका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। क्योंकि हर बार आपने जितने टाइम के लिए वो ड्राइंग अवेलेबल थी, उतने टाइम का मतलब जितना टाइम पीरियड उसका बचा हुआ है पर्टिकुलरली, उस टाइम पीरियड के लिए साथ के साथ निकाल दी, ठीक है। बट ये कई बार क्या होता है, काफी हेक्टिक हो सकता है आपके लिए, राइट। तो आपको क्या करना है, इन्होंने एक प्रोडक्ट मैथड दिया है, ठीक है। प्रोडक्ट मैथड में क्या करना है आपको, सिंपल, आप एक स्टेटमेंट बनाओ, ठीक है। पर्टिकुलर की बनाओ, अमाउंट की बनाओ, इसकी बनाओ, मंथ्स, रिमेनिंग मंथ्स की, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट हो किस चीज का रहा है, ठीक है, ध्यान सुनना। यहाँ ड्राइंग का अमाउंट आ गया, ड्राइंग का अमाउंट, ड्राइंग अमाउंट। यहाँ पे मंथ्स, कौन से मंथ्स, जितने भी रिमेनिंग मंथ है, ठीक है। जो भी रिमेनिंग मंथ है उस ड्राइंग के बाद वो। तो मान लो आपने यहाँ पीरियड लिखा कि भाई अगस्त हो गया, आपका जुलाई हो गया, आपका दिसंबर हो गया, आपका फैब हो गया, वट एवर इट इज, जितना भी अमाउंट निकाला वो लिखा आपने, ठीक है। वो लिख के आपने यहाँ रिमेनिंग मंथ लिख दिया, मान लो 12 महीने बच रहे हैं, 7 महीने बच रहे हैं, 3 महीने बच रहे हैं, 2 महीने बच रहे हैं, वट एवर इट इज। इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि जो भी अमाउंट है ड्राइंग का, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग मंथ। आपको समझ में आ रही है बात, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग मंथ। तो ये आपका ना एक प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। और हर में आप हर बार आप हर स्टेटमेंट में ऐसे ही कर रहे हो। जब आप इस प्रोडक्ट का यहाँ टोटल मारोगे, ठीक है, वट एवर टोटल इट्स देयर, तो आपको अब करना क्या है, इसका जैसे ही आप टोटल मारोगे यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट जब मिलेगा, अब इस पे अगर आप जो भी रेट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो लगा दोगे, ठीक है। बट अब ध्यान रहे, अब आपने यहाँ पे इनिशियली टाइम पीरियड कुछ कंसीडर नहीं करा, तो इसको एवरेज करने के लिए 1/12 आप करोगे, राइट। आपको समझ आ रही है बात। तो इसको एवरेज करने के लिए आप क्या कर रहे हो, 1/12 कर रहे हो, ठीक है। ताकि एवरेज निकल जाए, एक मंथली बेसिस पे एवरेज निकल जाएगा, बिकॉज वी हैव प्रोडक्ट, राइट। हमने, हमारे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन दे दिया कि भाई हर बार मैं लगाऊं, कितने मंथ के लिए पर्टिकुलरली यूज हो रही है वो मैं लगाऊं, राइट, एंड उसके अकॉर्डिंग टोटल कर लूं। दूसरा प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर लूं, उसमें कुछ नहीं करना, टोटल जो भी प्रोडक्ट का आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1/12 करोगे तो डायरेक्टली इंटरेस्ट का अमाउंट निकल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ठीक है। और इत्तेफाक की बात यह है, इससे पर्टिकुलर आप जब भी निकाल रहे हो मेथड, ये इजी मेथड है, कंसीडर टू बी इजी मेथड, कि आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा प्रोडक्ट करके आप डायरेक्टली कैलकुलेशन पे आ सकते हो, ठीक है जी। तो ये प्रोडक्ट मेथड है, कुछ नहीं है। टोटल प्रोडक्ट जो भी आ रहा है, जो कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, रिमेनिंग मंथ है, उसको प्रोडक्ट करो, उसको मल्टीप्लाई करो, उसका टोटल ले लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस पर अप्लाई करने के बाद उसको एवरेज कर दो 1/12 करके, खत्म। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, ठीक है। अब इस पे हम करेंगे एक क्वेश्चन, के क्वेश्चन पे आते हैं हम एक बार, ठीक है। तो एक क्लैरिटी मिलेगी आपको क्या किस तरीके से चीज़ हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा क्या कॉन्सेप्ट कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने दो क्वेश्चन करे हैं, नॉर्मल बेसिक, एक आपका जो मंथली बेसिस पे इवनली अमाउंट है, और एक आपका क्वार्टरली बेसिस पे इवनली अमाउंट है। अब हम कर रहे हैं जिसमें अमाउंट ही अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, हर बार अमाउंट अलग आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारा एक प्रोडक्ट मैथड है, उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। देखो कहता है गोविंद ने, पर्टिकुलर गोविंद ने विड्रॉ करा है कुछ वेरियस अमाउंट ईयर एंडेड 2026 में। तो 30 अप्रैल को इतना अमाउंट निकाल रहा है, 30 जून को इतना निकाल रहा है, 30 सितंबर को इतना, 31 दिसंबर को इतना, और जैन जो है उसको इतना।
इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग जो चार्ज करी जा रही है वो 10% करी जा रही है पर एनम। अब देखो आपको दिख गया कोई टाइम लाइन में कोई वो नहीं है, टाइम लाइन अलग है, अमाउंट अलग है, सारा कुछ अलग है, तो आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि भाई ये कह रहा है प्रोडक्ट मेथड, ये कुछ मांग रहा है जो कि है प्रोडक्ट मेथड, राइट। अब आपको करना क्या है, सिंपल, यहाँ पे आओ, ठीक है, एक स्टेटमेंट बनाओ, ये नीचे बना लेते हैं, यहाँ नीचे बना लेते हैं, इधर आ जाओ, देखो एक स्टेटमेंट बनाओ, ठीक है, इस तरीके से, और इस पे लिखो पर्टिकुलर, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो भी आ रहा है, रिमेनिंग मंथ, और इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, और यहाँ पे करोगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका करना है, ए और बी का, ठीक है जी। देखो पहला कह रहे हैं अप्रैल 30 को है, अप्रैल 30 से टाइमिंग कितना बच गया, 6,000 रुपये, एक महीना चला गया यानी 11 महीने बचे। जून 30 की बात करें तो जून 30 से 3 महीने चले गए, तो मतलब कितना टाइम बच गया, 9 महीने। अब आप यहाँ पे लोगे सितंबर 30 से, सितंबर 30 से 6 महीने चले गए करीबन, और कितना टाइम बच गया, 6 महीने ही बच गए, ठीक है। दिसंबर 31 की अगर बात करें तो 3 महीने बचे हैं, ठीक है। और लास्टली जो कह रहा है ये, जैन की बात करें, जैन 31 को, तो यहाँ से जब हम बात कर रहे हैं तो 5,000, कितना टाइम बच गया, 2 महीने। आपको कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है, इस मल्टीप्लाई का टोटल मार लो, ठीक है, इधर आओ। जब आप इसका टोटल करोगे ना, जो भी प्रोडक्ट है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो भी आ रहा है वट एवर इट इज, रेट इंटरेस्ट कितना है, 10%, और इसको एवरेज कर लो मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो ये जो आपका अमाउंट निकलेगा, दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना, ड्राइंग उठाओ, ठीक है, जितना जितना रिमेनिंग टाइम है वो उठाओ, उसको मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट का टोटल मारो, टोटल जैसे ही मारोगे प्रोडक्ट का, उस पर रेट लगाओ और उसको एवरेज कर दो मंथली पे, राइट। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है। तो ये आपकी थर्ड क्वेरी थी कि थर्ड आप किस तरीके से करोगे, ठीक है। चौथा केस बता देता हूँ, चौथा केस क्या रहता है, उसके बाद उस चौथे केस के हम दो क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ केस क्या कहने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा वो समझा देता हूँ आपको, ठीक है जी। यहाँ तक हमें समझ आ गया जो भी कॉन्सेप्ट था अभी तक। चौथे केस की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। देखो फोर्थ केस क्या कहता है, समझो ध्यान से। फोर्थ केस ये कहता है भाई, फोर्थ केस ये कहता है आपका, फोर्थ ये कहता है भाई, कई बार ऐसा होगा कि ये क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन बड़ा चलाक है, क्वेश्चन में आपको सिंपल लिखा होगा कि ड्राइंग ना मैंने ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मैंने अमाउंट, एक्स अमाउंट, मान लो ड्यूरिंग द ईयर मैंने लाख रुपए की ड्राइंग निकाली है, राइट। ना तो कोई टाइम दिया है, नो टाइम, राइट, नो टाइम, नो डेट, नथिंग, जस्ट सेट ड्यूरिंग द ईयर मैंने इतनी पर्टिकुलर ड्राइंग निकाली है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है मान लो 10%। अब बताओ मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकलेगा। अब यहां पे देखो 10% पर एनम दे रखा है, तो अब यहां पे क्या, अब यार टाइमिंग फैक्टर क्या हो गया, मिस हो गया, मतलब टाइमिंग फैक्टर है ही नहीं, उसने सिंपल कहा भाई ड्यूरिंग द ईयर मैंने इतनी निकाली है, ना उसने कोई डेट है ना कुछ है, कुछ भी नहीं दे रखा, बस ड्यूरिंग द ईयर दे रखा, इंटरेस्ट का रेट दे रखा, और पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दो। अब हमारे सामने कंफ्यूजन क्या है, हमारे सामने कंफ्यूजन है टाइम की। भाई टाइमिंग कॉन्सेप्ट हमें पता ही नहीं कि टाइम कितना ले रहा है, कितने महीने का निकलना चाहिए। तो इस केस में हमेशा हम ये मानते हैं कि जो भी ड्राइंग आपकी निकली है वो इवनली निकली है, राइट। जो भी ड्राइंग आपने निकाली है वो इवनली निकाली है, और इवनली के कंसीडर्ड में, जैसे हम बोलते थे मिड में आपने निकाली होगी, इवनली अकॉर्डिंगली आप निकाल रहे हो, राइट। तो इस केस में इवनली अगर निकली है ड्राइंग, राइट, इवनली मतलब हर महीने एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर अमाउंट आप निकाल रहे हो, मिड में निकाल रहे हो, जैसे भी निकाल रहे हो, राइट, पर्टिकुलरली एक क्वार्टर के मिड में निकाल रहे हो, जैसे भी निकाल रहे हो, मिड में निकाल रहे हो। और हम इसमें जो मिड का जो कॉन्सेप्ट लेंगे, मिड का मतलब क्या हुआ, मिड का मतलब क्या हुआ ड्यूरिंग द ईयर में, हम इसको एवरेज जो कॉन्सेप्ट लेंगे वो लेंगे 6 मंथ का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो वो एवरेज आपका कौन सा आएगा, 6 मंथ का। ये आंख बंद करके ध्यान रख लो, जब भी ड्यूरिंग द ईयर दिया हो आपको, ठीक है, जब भी ड्यूरिंग द ईयर दिया हो तो हम ये मानेंगे कि इवनली विड्रॉन करी है उसने, ठीक है। इवनली विड्रॉन का सबसे सेफ केस कौन सा होता है, अगर आप इवनली विड्रॉन मानोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप मंथली इवनली विड्रॉन मानते हो, राइट, और आप मान लेते हो कि बिगिनिंग में निकाली होगी इसने, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, हो सकता है उसने क्वार्टरली निकाली हो, मंथली निकाली ना हो,
और उस केस में आप देखोगे कि मंथली पे जब आप फॉर एग्जांपल मंथली बेसिस बिगिनिंग में लेके चलते हो तो वहां पे 6.5 टाइमिंग आती है, मतलब 6.5 महीने का आता है। और यही मंथली आप अगर क्वार्टरली बेसिस पे लेके चलते हो, क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ कि क्वार्टरली मतलब 1 अप्रैल से लेके 30 तक आप इस तरीके से लेकर आप मान के चलते हो, क्वार्टरली निकाली होगी और फर्स्ट में निकाली होगी, तो वहां पे टाइम पीरियड क्या हो गया, चेंज हो गया, 7.5 महीने, राइट। इसमें एक ही कॉमन फैक्टर आता है, एक ही कॉमन टाइमिंग आती है, चाहे बिगिनिंग में चाहे आपका जो क्वार्टरली है, वो कॉमन फैक्टर है 6 मंथ का, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था, आप चाहे मंथ के मिड में निकाल लो, आप चाहे क्वार्टर के मिड में निकाल लो, आपका टाइम पीरियड 6 मंथ है, तो सबसे सेवर साइड जो रहती है वो 6 मंथ रहती है। इसलिए आप यहाँ पे 6 मंथ को कंसीडर करोगे, यानी जब भी यहाँ पे लाख रुपए पे आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो पर्टिकुलरली 10% का, तो सेफर साइड पे आप हमेशा इसको 6 मंथ का एवरेज ही करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो कि अराउंड 5,000 के आसपास आएगा, क्योंकि ये 10,000 हो गया, 10,000 का हाफ कर लोगे तो 5,000 ये आएगा। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? मतलब जब भी आपको टाइम पीरियड नहीं दिया है, ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा है कि भाई आपका जो ये निकलेगा ना, आप जो इंटरेस्ट निकालोगे ना, आपको निकालना है 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। 10% पर एनम जब उसने दे दिया, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप कंसीडर करोगे 6 मंथ, क्योंकि 6 मंथ इज अ सेवर थिंग। हम इवनली मानते हैं, बट इवनली किस में मान रहे हो, आप मंथली मान रहे हो इवनली, राइट, या आप क्वार्टरली मान रहे हो? तो कंफ्यूजन ये नहीं रखनी कि मैं बिगिनिंग में मानूं, मिड में मानूं, या फिर एंड में मानूं। अगर आप बिगिनिंग या एंड में लोगे कहीं पे भी, फॉर एग्जाम्पल आप मंथ के बिगिनिंग में ले रहे हो तो अलग आ रहा है, मंथ के एंड में ले रहे हो तो अलग आ रहा है, क्वार्टर के बिगिनिंग में ले रहे हो तो अलग आ रहा है, क्वार्टर के एंड में ले रहे हो तो अलग आ रहा है। एक ही कॉमन फैक्टर है यहाँ पे कि आप मिड में निकाल रहे हो, जो भी आप कंसिडर करो वो मिड में कंसिडर करो। अगर आप मिड में कंसिडर करो तो ऑब्वियसली बात है, दोनों में जो मंथ आएंगे वो 6 मंथ ही आएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो मंथ आएंगे वो 6 मंथ ही आएंगे, तो इसलिए आपको इसको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। ये आपका फोर्थ पॉइंट था। इसी का एक एक्सटेंशन देता हूँ मैं आपको, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ना बहुत चालाक होता है, तो इसी का एक्सटेंशन जब मैं आपको बताऊंगा, तो एक्सटेंशन में क्या है, एक्सटेंशन इज सिंपली सेइंग कि भाई कई बार ऐसा होगा कि आपने लिखा है ए विड्रॉन, मतलब ए की जो ड्रॉन है वो लिखी हुई है, मान लो 10,000, और डेट भी दे दी है कि अक्टूबर में निकाली है उसने, अक्टूबर 2025 में या कभी भी, ठीक है। और कहता कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और इंटरेस्ट जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 10%, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इसे। देखो दो कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, 10% है। अरे आपको समझ में आ रही है बात? अगर कभी भी इंटरेस्ट के साथ, कभी भी इंटरेस्ट के साथ अगर आपको कोई भी रेट दे रखा है पर्टिकुलरली, अगर रेट के साथ पर एनम दे रखा है, तो टाइमिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही पर एनम दे रखा हो, टाइमिंग फैक्टर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर रेट सोलली दे रखा हो, रेट आपको सोलली दे रखा हो, टाइमिंग फैक्टर है ही नहीं इसमें इन्वॉल्व, तो फिर हम टाइमिंग फैक्टर को कंसीडर्ड भी नहीं करेंगे। जो रेट है उसको फ्लैट अप्लाई कर देंगे। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 इसने निकाली है, ठीक है, और 10% इंटरेस्ट रेट है, तो हमें पर एनम दे ही नहीं रखा। तो इस केस में इवन दो इसने टाइम दे रखा है कि अक्टूबर में निकाली है, जब भी निकाली है डेट दे रखी है पर्टिकुलर, मान लो 1 अप्रैल 1 अक्टूबर दे रखी है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको हाफ कर देंगे कि 6 महीने के लिए यूज होगी, नहीं। अगर पर एनम नहीं दे रखा तो टाइमिंग फैक्टर इग्नोर्ड करा जाता है, टाइमिंग फैक्टर होता ही नहीं है, वो फ्लैट रेट है आपका। तो इस केस में जब हम बात करें 10,000 की जो इसकी ड्राइंग है, उसमें 10% फ्लैट लग जाएगा। इसमें कोई भी टाइमिंग फैक्टर अलाउ नहीं हो रहा है, क्योंकि पर एनम लिखा ही नहीं। अब पर एनम लिखा ही नहीं है तो टाइमिंग फैक्टर है ही नहीं कोई, राइट। ये जो रेट है ये फ्लैट रेट है, तो क्वेश्चन आपको चेक करेगा आर यू अवेयर अबाउट दिस और नॉट, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, शॉर्ट में ये क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, ठीक है। पर एनम और एनम को आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से कंसीडर्ड हो रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पर एनम और एनम को आपको बहुत तरीके से कंसीडर करना है। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है यहाँ पे? ठीक है जी। तो ये कंसीडर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ो आप इससे, ठीक है। ये चीज हमें समझ आ गई है किस तरीके से हमने चार कॉन्सेप्ट देखे। अब मैं थोड़ा सिनॉप्स कर देता हूँ, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ इन दोनों से रिलेटेड, राइट। जो आपको पहला बताया था मैंने कि आपको पर्टिकुलर ड्यूरिंग द ईयर क्या रखा है, तो उसमें सेफर साइड के लिए आप 6 मंथ्स लोगे हमेशा, ठीक है, एवरेज के लिए। अगर पर एनम नहीं लिखा क्वेश्चन में तो पूरा फ्लैट रेट लगा दोगे, कोई इसमें आपको टाइमिंग फैक्टर से कुछ नहीं करना है। एज्यूम क्या करोगे, एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, सिंपल होता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि आपका फ्लैट रेट है उसमें, ठीक है जी। टाइमिंग फैक्टर इग्नोर करना है आपको। और एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन बहुत चला गया इस केस में, आपको टाइमिंग देगा स्पेसिफिकली कि भाई अक्टूबर में निकालिए 1 तारीख को, या अक्टूबर में निकालिए 31 तारीख को, बट आपको उसको इग्नोर करना है अगर पर एनम नहीं लिखा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लास्ट सेगमेंट पे हम पहुंच रहे हैं अपने। अब देखो ध्यान से देख लो क्या है इसमें। पहला बता रखा है शकीला ने विड्रॉ करे लाख रुपए पार्टनरशिप फॉर्म से, ठीक है, 31 ड्यूरिंग द ईयर कह रही है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज
10% पर एनम आप कैलकुलेट करो आईओडी। 10% पर एनम है, ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, तो मैंने आपको क्या बताया, 6 मंथ का सीधा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, एग्जाम्पल से ही मैच हो गया ये। तो 1 लाख दे रखा है, तो 10% ये हो गया, और 6/12 जब आप करोगे तो करीबन ये 5,000 के आसपास आ जाएगा आपका। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? तो ये आपका इंटरेस्ट निकल गया। ये वाला देखो, तृप्ति ने विड्रॉ करे 12,000 रुपए ऑन November 1, 2015 में। पार्टनरशिप डीड स्टेट करती है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मिलेगा इसको चार्ज होगा 5%। देखो यहाँ पे पर एनम मिसिंग है, पर एनम कुछ है ही नहीं, तो टाइम फैक्टर ये बोल ही नहीं रहा, ये कह रहा है 5% लूंगा फ्लैट। समझ में आ रही है आपको बात? तो टाइमिंग फैक्टर यहाँ पे क्या हुआ, इग्नोर्ड हो गया। अब कहता है मुझसे कैलकुलेट करो, तो मैं क्या करूंगा भाई, 12,000 निकाली है, सीधा 5% लगा दे, कोई चक्कर ही नहीं। सीधा 5% जो भी आ रहा है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वे आई एम कमिंग फ्रॉम? तो 600 रुपये के आसपास ये जो भी आ रहा है ये आपका कंसीडर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? तो टाइमिंग फैक्टर को हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। इन क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम आएंगे आपके, ठीक है। बुक्स में भी हैं आपके काफी सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना कोई खास टॉपिक नहीं था, मैं सिनॉप्स कर रहा हूँ एक बार, जो जो हमने करा है इसको हटा देते हैं शीट को। देखो, अब ध्यान से सुनना क्या क्या हमने अभी तक करा है। पहली चीज जो हमने करी है, ड्राइंग में 4 केसेस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। 4 केसेस में सबसे पहला केस मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको ये केस बताया कि इवनली विड्रॉ हो रही है मंथली। सेकंड केस है इवनली विड्रॉ हो रही है क्वार्टरली। थर्ड केस मैंने बताया डिफरेंट आपका विड्रॉल हो रहा है, ठीक है। टाइमिंग उसमें फैक्टर अलग है, आपका पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो भी अलग है, राइट। तो उसमें कैसे प्रोडक्ट मेथड को हम अप्लाई करेंगे। चौथा केस मैंने आपको बताया ड्यूरिंग द ईयर देर का, तो सेफर साइड के लिए हमेशा 6 मंथ लोगे। और पांचवा केस आपको ये बताया था मैंने कि भाई पर एनम और एनम कितना फर्क पड़ता है। अगर क्वेश्चन में फ्लैट रेट दिया है, पर एनम लिखा ही नहीं है, तो उस केस में हम टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देंगे। टाइम फैक्टर को इग्नोर करने का मतलब क्या है? टाइम फैक्टर को इग्नोर करने का मतलब है उसमें जो भी रेट दिया है वो फ्लैट लग जाएगा, फ्लैट अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो यही था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट, ये पूरा ओवर होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। एंड इसमें पर्टिकुलरली आप कोई भी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन लगाने हैं अपनी बुक से, जो भी आप कर रहे हो पर्टिकुलरली लगाओ। कोई डाउट आते हैं, कुछ कंसर्न आते हैं, यू कैन आस्क मी, राइट। आप कमेंट करो, और इसके अलावा जैसे कोई भी डाउट आता है आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में देन, राइट। एंड यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ओवर होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड या बी कूल एंड बी हैप्पी, राइट। दैट इज द मोर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, राइट। एंड मेक श्योर दैट ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ओवरऑल चीज़ें जो है इजी है, हो जाएंगे इजीली, राइट। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप पूछो मेरे से, तो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू ऑल, राइट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।